हार के बाद अमेठी से मुंह मोड़ चुके राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एक बार फिर से स्मृति ईरानी को टक्कर देने के मूड में है। लेकिन जो तस्वीर आज अमेठी में सामने आई वो राहुल गांधी के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि आज अमेठी में स्मृति ईरानी भी मौजूद थी और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 2019 चुनाव के दिन भी उन्हें याद कराए। अमेठी में बात 2014 की करें तो इस चुनाव में मोदी लहर के बावजूद भी राहुल गांधी की अमेठी में जीत हुई थी और 90,000 वोट से उन्होंने चुनाव जीत लिया। लेकिन ठीक 5 साल बाद जब मोदी सरकार में विकास के नाम पर वोट पड़े तो चुनावबाजी स्मृति ईरानी जीत गई और राहुल गांधी को 55,000 वोट से हरा दिया। लेकिन एक बार फिर अमेठी के रण में दोनों दिग्गज ताल ठोक रहे हैं और फर्क समझा रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर चुनावी समीकरण क्या कुछ कहता है। अमेठी में अमिट छाप छोड़ चुकी, अमेठी में अपना आशियाना बना चुकी स्मृति ईरानी एक बार फिर राहुल गांधी से दो हाथ की तैयारी में है। एक बार फिर राहुल गांधी को वायनाड भेजने की कोशिश में है, जिसके लिए वो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने अमेठी का दौरा कर रही हैं और जनता के हित में फैसला ऑन द स्पॉट सुना रही हैं। कागज है ना, आप लेखपाल हैं, मालिक नहीं अमेठी के, पक्का ना? तो जब जमीन इसकी है, ये उदारता दिखा रहे, किसी और ने अपना मकान बना लिया, आप बाकी की जमीन भी हड़पवाने में मदद कर रहे हैं तो गड़बड़ होगी साहब। खाली कराइए अभी आधे घंटे में। एक तरफ अमेठी में वहां की सांसद जनता का सुख दुख पूछ रही थी तो दूसरी तरफ पूर्व सांसद की भी अमेठी में एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी न्याय यात्रा के साथ अमेठी में गली गली खाक छान रहे हैं और जनता के नाम सियासी संदेश दे रहे हैं। पिछड़े और दलित तकरीबन 50-60% दिख रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निकाली है। हालांकि जिस तरह स्मृति ईरानी इन दिनों आक्रामक मूड में है, उससे तो तय है कि एक बार फिर वही कहानी दोहराने वाली है। फिर से राहुल बनाम ईरानी होने वाला है। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषता अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। इस बात की पूरी गारंटी है कि गांधी परिवार से राहुल ही अमेठी से ताल ठोकने वाले हैं। लेकिन रायबरेली से प्रत्याशी कौन होगा, इस पर सस्पेंस है। इस बीच राहुल की यात्रा जैसे ही अमेठी पहुंची, रायबरेली में खेल हो गया। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा दे दिए। रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस्तीफा, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख का भी कांग्रेस से इस्तीफा और इस इस्तीफे के साथ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस पर ही संवादहीनता का आरोप लगा दिया। नेताओं की तरफ से हम लोग भुला दिए गए हों और ये कहना, मुझे आज ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बजाय ये कहने कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी के नेताओं ने पहले से ही हम लोगों को छोड़ रखा है। विगत 5 वर्षों में लोकसभा चुनाव के बाद काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी हम लोगों की कोई भेंट मुलाकात किसी नेता से नहीं हो पाई, राहुल जी से, न प्रियंका जी से। यानी राहुल गांधी की एक बार फिर यूपी में टेंशन बढ़ चुकी है। अगर पिछले चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो 2019 में स्मृति ईरानी को जीत मिली थी। राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे और राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे।
पिछले चुनाव में वोटों का मार्जिन भले ही 50,000 का हो, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी का हौसला लाखों का है और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए वो एक बार फिर राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए अमेठी में अपने आशियाने से चुनावी शंखनाद कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अब अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस की यात्रा में तभी शामिल होंगे जब सीटों का बंटवारा हो जाए। लेकिन सीटों पर फंसे पेच से अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की गांठ खुल चुकी है। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। एसपी ने कांग्रेस को 17 सीटों की लिस्ट भेजी है, लेकिन अभी तक इसे कबूल नहीं किया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यूपी में 17 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है और 20 से ज्यादा सीटें मांग रही है। ऐसे में अब कई लोकसभा सीटों पर दोनों दल आमने सामने हैं, क्योंकि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मन मुताबिक सीट चाहिए। बावजूद इसके यूपी में समाजवादी पार्टी अब तक अपने 27 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, वो भी कांग्रेस से बिना पूछे। और यही वजह है कि दो लड़कों के रास्ते अब अलग अलग हो गए हैं। आइए इसी पर आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने कांग्रेस की जिस यात्रा में शामिल होने का दावा किया था, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से हाथ मिलाते हुए साथ साथ का भरोसा दिया था, वो भरोसा महज दिलासा मात्र है। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही उत्तर प्रदेश में शहर शहर परिक्रमा करने लगी, वैसे ही अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ने लगी और अब अखिलेश यादव ने इशारों में राहुल की यात्रा से दूरी बना ली है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल होगी। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है, पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग, उसके बाद यात्रा में शामिल होने की टाइमिंग क्लियर होगी। यानी ये तो तय है कि राहुल गांधी को सपा का साथ इस बार भी नहीं मिल रहा है और इसके पीछे की वजह भी सियासी है। दरअसल सीटों को लेकर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। एसपी कांग्रेस में कुछ सीटों पर पेच फंसा है। कांग्रेस को यूपी में मन मुताबिक सीट चाहिए। जयंत वाली सीट भी कांग्रेस डिमांड कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ऐसा कुछ नहीं चाहते। मतलब ये कि समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, अब उन सीटों पर कांग्रेस की नजर है, जिसकी झलक राहुल गांधी के न्याय यात्रा में भी देखने को मिली। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब अपना रुख एकदम साफ कर दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फैसला नहीं होता, तब तक वो इस न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली से कल निकलने वाली इस यात्रा में शामिल बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये यात्रा लखनऊ से होकर भी लौटेगी। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। इससे पहले भी वो उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को नजरअंदाज कर चुके हैं, लेकिन तब और अब में बहुत फर्क है, क्योंकि इस बार दो लड़कों की जोड़ी का मंत्र दिया जा रहा था, जिससे अखिलेश का मोह भंग हो चुका है। यात्रा जब शुरू हुई थी, तभी खड़गे साहब और राहुल जी ने सारे सहयोगी दलों को अपील किया था कि सभी लोग यात्रा में शामिल हो, ये इंडिया की यात्रा है। अखिलेश जी ने खुद वादा किया था कि वो रायबरेली और सुल्तानपुर में यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा सुल्तानपुर क्षेत्र में आज आ गई है, कल रायबरेली होते हुए लखनऊ निकल जाएगी। ऐसे में अखिलेश जी का ये शर्त लगाना कहीं न कहीं हम लोगों को विचलित करता है। यानी इंडिया गठबंधन की जो उम्मीद थोड़ी बहुत बची थी, वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव का बयान यानी सीटों पर संग्राम अब भी जारी है, जो आखिरी वक्त तक रहने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से अलग नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, साथ ही अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की लड़ाई में अब 4 मोर्चों से चढ़ाई हो रही है, जिसमें फायदा किसका होगा, पहले आपको ये समझा देते हैं। दरअसल पहले मोर्चे पर बीजेपी अपने एनडीए साथियों के साथ में ताल ठोक रही है और दूसरे मोर्चे पर समाजवादी पार्टी अलग थलग पड़ चुकी है।
वहीं तीसरे मोर्चे पर अब समाजवादी पार्टी से अलग कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर रही है और बात चौथे मोर्चे की करें तो यहां पर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। अब ऐसे में 24 की चौसर में यूपी का सियासी मुकाबला चौतरफा हो चुका है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी को चुनौती देने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव से बगावत के बाद बदला लेने के लिए सियासी मैदान तैयार कर चुके हैं और उस रण में ताल ठोक रहे हैं जहां मुकाबला चौतरफा होने वाला है। विपक्ष में बैठ करके शेख चिल्ली बखाना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। शायद उनको ये नहीं मालूम कि मैंने हमेशा पद छोड़ा है, वैचारिकता को प्राथमिकता दी है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य और हाल के दिनों में हो रहे इस्तीफों पर अखिलेश यादव अब खुलकर बोलने लगे। अखिलेश यादव ने कहा कि लाभ लेने के लिए हर कोई आता है, लेकिन मौके पर कौन टिकता है, किसी के मन में क्या है, ये कौन बताएगा? क्या ऐसी कोई मशीन है जिससे पता चल पाए कि किसके मन में क्या चल रहा है? जिस पर अब स्वामी मौर्य ने भी पलटवार किया है। नहीं, ये खबर पूछना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है, ये कौन सी मशीन बताएगी? और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। क्योंकि आज समाजवादी पार्टी की प्रदेश और केंद्र में सरकार है, इसलिए जो लाभ सबको दे रहे होंगे वो लाभ हमें भी दिए होंगे। विपक्ष में बैठ करके शेख चिल्ली बखाना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। शायद उनको ये नहीं मालूम कि मैंने हमेशा पद छोड़ा है, वैचारिकता को प्राथमिकता दी है, विचारों के सामने पद माने नहीं रखता है। शायद उनको ये नहीं मालूम कि मैं नेता विरोधी दल था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, राष्ट्रीय महासचिव था, बहुजन समाज पार्टी वैचारिक मतभेद पर मैंने छोड़ा था। पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा, तो अब नई पार्टी के ऐलान से स्वामी मौर्य ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। आरएसएसपी के नाम से स्वामी मौर्य की नई पार्टी तैयार हो रही है। 22 फरवरी को दिल्ली में नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पार्टी में पूर्व एमएलए और सांसद शामिल हो सकते हैं। ओबीसी और दलित चेहरों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। यानी इस पार्टी के गठन से न सिर्फ समाजवादी पार्टी की परेशानी बढ़ेगी, बल्कि मायावती को चुनौती मिलेगी। हालांकि एक बार फिर मायावती ने साफ कर दिया कि लोकसभा का रण वो अकेले लड़ने वाली हैं। किसी भी पार्टी से गठबंधन न करने की घोषणा के बावजूद गठबंधन की अफवाह फैलाना ये साबित करता है कि बसपा के बिना कुछ पार्टियों की दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। बसपा आने वाला चुनाव अकेले लड़ेगी। यानी इस बार यूपी में 4 मोर्चे पर चुनावी तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, तीसरे मोर्चे पर कांग्रेस और आखिरी मोर्चे पर बीएसपी, जो अकेले चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव अब 4 मोर्चों पर लड़ा जाना तय माना जा रहा है। इन 4 मोर्चों में सबसे अहम और खास बात है वो है बीजेपी की, और जबकि दूसरा मोर्चा समाजवादी पार्टी और तीसरा मोर्चा कांग्रेस का नजर आ रहा है। बीएसपी भी अकेले मैदान में नजर आ रही है। इसके अलावा अब 5वां मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है, वो है स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो खुद को बहुत ज्यादा एका करके दिखा रहा था, उसकी गठबंधन की गांठें अपने आप खुल गई हैं और 80 के आंकड़े की जो बातचीत हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह स्वामी मौर्य ने अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए नई पार्टी का ऐलान किया है, उससे तो तय है कि अब उत्तर प्रदेश में मुकाबला चौतरफा हो चुका है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले 29 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरी बार किसी मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में शामिल हुए। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, फिर 14 फरवरी को अबू धाबी में बाब्स के मंदिर का उद्घाटन और आज एक बार फिर पीएम मोदी पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के निमंत्रण पर कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। मतलब प्रधानमंत्री मोदी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ साथ सनातन का झंडा बुलंद करने के काम में भी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। आपको इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं।
कल्कि धाम का शिलान्यास, 2024 का विश्वास। मोदी का प्रयास, विरासत और विकास। पिछले 29 दिनों में 3 बड़े मंदिरों का कायाकल्प। 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा, 14 फरवरी को अबू धाबी में बैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन और आज फिर यूपी के संभल के कल्कि धाम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है कि विकास उनके लिए जितनी बड़ी प्राथमिकता है, विरासत का भी उन्हें उतना ही ध्यान है। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश के सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो काम किए, आज उसे ही सनातन का सूर्योदय कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने आज आचार्य प्रमोद कृष्णम के बुलावे पर कल्कि धाम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। जिन पत्थरों से सोमनाथ मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण हुआ है, कल्कि धाम मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जिनमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विग्रह स्थापित किए जाएंगे। कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है, यही मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, ये आस्था का सम्मान जिन लोगों ने आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया, वे न आजीविका ही दे पाए और न भारत की आस्था को ही सम्मान दे पाए। जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।